नमस्ते। ओपन कॉन्वर्सेशंस में आप सबका स्वागत है। ओपन कॉन्वर्सेशंस का आज का विषय है एनलाइटनमेंट। बहुत ही जाना माना सा शब्द एनलाइटनमेंट आजकल हर लाइफ कोच, हर स्पिरिचुअल कोच, हर मोटिवेशनल किताब, इन सब में हम इस पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमारी रिलीजियस किताबों में इसका वर्णन है। एनलाइटनमेंट या मोक्ष या मुक्ति एक ऐसा विषय है जिसको लेकर उत्साह भी है, जिज्ञासा भी, और एक अधूरा ज्ञान भी। इस विषय पर आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट हिमांशु वैद्य जी से। नमस्ते नमस्ते। सर। एनलाइटनमेंट क्या है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनलाइटनमेंट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और शुरू हम ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या नहीं है और वहां से हम इसमें जा सकते हैं कि ये क्या है। तो एनलाइटनमेंट डेफिनेटली कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है, कोई अर्थक्वेक, वोल्केनो या कोई वेदर चेंज, ऐसा कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है। जी। एनलाइटनमेंट कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना भी नहीं है, जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ लीवर हो गया या एग्रीकल्चर साइंसेस में कोई क्रॉप का ग्रोथ हो गया। तो एनलाइटनमेंट वो बायोलॉजिकल फिनोमिना भी नहीं। एनलाइटनमेंट एसेंशियली एक ह्यूमन फिनोमिना है और ह्यूमन सिस्टम के अंदर न तो ये फिजिकल है न तो ये बायोलॉजिकल है, ये प्राइमरली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। लेकिन जी। क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का फिनोमिना है, हम इसको साइको स्पिरिचुअल फिनोमिना कहते हैं या स्पिरिचुअल फिनोमिना है। बट अगर हम तीन में ही डिवाइड करें, फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ऑफ कोर्स कोई भी फिनोमिना दूसरे लेवल से रिलेटेड तो होता ही है। तो एनलाइटनमेंट के साथ फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और फिजिकल और बायोलॉजिकल रास्तों से एनलाइटनमेंट पहुंचा भी जा सकता है। लेकिन प्राइमरीली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनलाइटनमेंट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अब बात ये आती है कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है तो किस तरह का है। तो जी। वहां पे हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना कुछ तो ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ नॉन ऑर्डिनरी होते हैं। कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, ये सब हर आदमी एक्सपीरियंस करता है, ये कॉमन ऑर्डिनरी फिनोमिना है। लेकिन कुछ फिनोमिना रेयर होते हैं। अब रेयर फिनोमिना दो तरह के होते हैं, एक वो जिनको साइंटिफिकली स्टडी किया जा सके और दूसरे वो जो साइंटिफिकली स्टडी ना किए जा सके। जैसे न्यूटन ने जब पहली बार एनालिसिस किया ग्रेविटी का, इट वॉज अ रेयर एक्सपीरियंस। करोड़ों लोग पहले रह के चले गए थे इस प्लेनेट पे, किसी ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। आइंस्टाइन ने जब एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम, जब उसके मन में रिलेटिविटी का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ, या सिगमंड फ्रॉइड को पहली बार अनकॉन्शियस का आइडिया आया, ये सब रेयर एक्सपीरियंसेस हैं। बट इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये रेयर एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो ये लोग जो कहते हैं, इसका जो आउटपुट है उसको आप रैशनली स्टडी कर सकते हैं। जबकि एनलाइटनमेंट एक ऐसा रेयर फिनोमिना है जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते, ना तो उस प्रोसेस को ना उसके आउटपुट। तो अगर कोई आदमी एनलाइटन एक्सपीरियंस से बाहर निकला है तो साइंटिफिकली हम स्टडी नहीं कर सकते कि क्या हुआ है उसके अंदर और सही में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ फेथ। सो एनलाइटनमेंट राइट। के बारे में ये कहा जा सकता है कि पहला, ये एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये एक रेयर एक्सपीरियंस है। तीसरा, ये इस तरह का रेयर एक्सपीरियंस है जिसका साइंटिफिक स्टडी आज तक पॉसिबल नहीं है। और चौथा, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक लास्ट गोल के हिसाब से देखा गया है कि एनलाइटनमेंट इज द गोल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। कि
जी जो रीबर्थ हो रहे हैं, फाइनली ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू फाइनली हम एनलाइटनमेंट पे पहुंचे। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस रेयर एक्सपीरियंस का कि दिस इज द गोल स्टेट फॉर ऑल स्पिरिचुअल सिस्टम्स। कुछ रिलीजियस सिस्टम्स में ये नहीं है, बट इन जनरल 80% स्पिरिचुअल सिस्टम्स टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट एज द गोल स्टेट। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार आदमी एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस ले ले और ये एक्सपीरियंस स्टेबल हो जाए आदमी के अंदर, तो फिर उसका रीबर्थ नहीं होता है। और जी उसके बाद तीन चार बातें कही जाती हैं कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एनलाइटनमेंट होते ही आदमी की डेथ हो जाती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एनलाइटनमेंट होने के बाद दे बिकम वेरी पैसिव, दे बिकम विथड्रॉन, आइसोलेटेड, दे डोंट पार्टिसिपेट मच इन द वर्ल्ड, और जो बाकी के कर्मा है वो खाली वर्कआउट कर लेते हैं अपने आप को, एंड देन द पर्सन इज फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एनलाइटनमेंट के बाद भी दे कीप वर्किंग वेरी हार्ड, इनफैक्ट दे टेक अप आर्डस टास्क। कुछ लोग तो हिस्टोरिक हम्म, मिशन टाइप के टास्क ले लेते हैं, जिनमें आप जी गोविंद सिंह को और कृष्ण को देख सकते हो कि एनलाइटनमेंट के बाद भी दे डिड नॉट विथड्रॉ, बट दे पार्टिसिपेटेड इनटू द थिक ऑफ थिंग्स, इनटू द कोर ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑफ देयर टाइम। तो इसमें फिर दो पार्ट पड़ जाते हैं कि जी वो लोग जिनको कहते हैं कि लिबरेशन ट्रैक और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक। कि लिबरेशन ट्रैक वो होता है कि जिसपे कुछ सोल्स चलते हैं कि एक बार एनलाइटमेंट हो गया तो या तो आदमी बॉडी छोड़ के चला जाता है, और रहता भी है तो एक विथड्रॉन स्थिति में रहता है। जी और इस लिबरेशन ट्रैक पे हम देख सकते हैं कि हम गौतम बुद्ध को ले सकते हैं, महावीर को ले सकते हैं, ओशो रजनीश जी को ले सकते हैं, ओशो रजनीश को पार्शियली ले सकते हैं, पर जी एसेंशियली ये लोग सब लिबरेशन ट्रैक वाले हैं। शंकराचार्य को ले सकते हैं, ये सब लिबरेशन ट्रैक वाले हैं। इस ट्रैक पे इस दुनिया को बदलने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, और जी दुनिया में जो भी हो रहा है क्योंकि वो टेम्पोरल है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते, कि वो अनित्य नहीं है, सॉरी वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। सो जो भी टेम्पोरल है, टेम्पररी है, उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता लिबरेशन ट्रैक। जबकि जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रैक है, उस ट्रैक में ये होता है कि एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस के बाद भी द मैन वर्क्स इन द वर्ल्ड, और इस दुनिया में जो भी हिस्ट्री हो रही है, हिस्ट्री को सिग्निफिकेंट माना जाता है, इवन दो इट इज टेम्पोरल। कि वन में से कि एक दिन तो सारा यूनिवर्स खत्म होने वाला है, बट इवन देन whatever happens is significant. So the core intellectual difference between the two is the significance of the temporal। कि टेम्पोरल को अगर आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे तो आप लिबरेशन ट्रैक पे चले जाओ, टेम्पोरल जी को अगर आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक पे रहो। और यहाँ पे आपका बुद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन का भी फर्क है। जी जो बुद्ध दर्शन है वो लिबरेशन ट्रैक है, जबकि जो वैदिक दर्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ट्रैक। तो वेदा का जो फॉर्मूला है वो है टू मेक अर्थ एंड हेवन इक्वल एंड वन। सो इस अर्थ की जो कंडीशन है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज वन ऑफ द गोल्स। सो इट इज नॉट इनफ फॉर अ इंडिविजुअल जस्ट टू बी एनलाइटन, बट आफ्टर एनलाइटनमेंट ही अगेन हैज टू वर्क फॉर दिस फॉर्मूला टू मेक अर्थ एंड हेवन इक्वल एंड वन वॉट एवर डिग्री ही। सो ये एक अलग दो ट्रैक हो जाते हैं, और एनलाइटनमेंट का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद जी आदमी करता है वो ये दोनों ट्रैक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग दे इजेक्ट आउट ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस by taking the liberation track, and some people continue to engage with the planet and the history of this planet even after they feel the enlightenment experience। so enlightenment का जो experience है उसमें से ये दो ट्रैक निकल जाते हैं कि एनलाइटनमेंट के बाद क्या करो।
या तो आप लिबरेशन ट्रैक जी विथड्रॉ कर लोगे, या तो आप पार्टिसिपेट करो। और एक्सट्रीम जो है, वो एक्सट्रीम विथड्रॉल जो है वो अवधूत की स्थिति है, कि वो इतना हम्म, विथड्रॉल होता है कि अगर कोई आके खाना न खिलाए तो वो लोग खाना भी नहीं खाते, दे वुड प्रीफर टू डाई। ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज द ट्रैक दैट दे टेक अप। द एक्सट्रीम इज अवधूत ऑन द लिबरेशन ट्रैक, एंड द अदर साइड द एक्सट्रीम वुड बी कृष्णा और गुरु गोविंद सिंह। एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट इन हिस्ट्री, टोटल इन्वॉल्वमेंट इन हिस्ट्री। और बीच में सारी हाइब्रिड पोजीशंस हैं, जिसमें आप बुद्ध को देख सकते हो, महावीर को देख सकते हो, ओशो रजनीश को देख सकते हो। ये सब बीच में पोजीशंस, दो एक्सट्रीम्स के बीच में। सो एनलाइटनमेंट से जुड़े हुए ये सारे इश्यूज हैं। और एसेंशियली जो एनलाइटनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, जो एक्सपीरियंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आपने एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जी उसमें आगे जाके देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीजों को हमने एक नाम दे दिया है। पर कोर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, एबिलिटी टू मूव इनटू अ स्टेट ऑफ नो थॉट ऑन डिमांड, निर्विचार अवस्था में जाने की क्षमता होगी, और वहां पे अपने आप को स्थिर रखना किसी भी विचार के बिना। सो निर्विचार अवस्था में जाना और वहां पे अपने आप को स्थिर रखना, एक। नंबर दो, जागृति या अवेयरनेस का बहुत ही हाई स्टेट पे होना। और नंबर तीन, जिसको हम आनंद कहते हैं या ब्लिस, तो ब्लिस की फीलिंग होना। ये तीन यूजुअली एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं एनलाइटनमेंट जी एक्सपीरियंस। और द वर्ड एनलाइटनमेंट जो है, उसको पॉपुलर किया ओशो रजनीश। मोक्ष और मुक्ति और केवल्य वो पहले से ही हमारे यहाँ पे शब्द थे, जी। ब्रह्म होना। लेकिन एनलाइटनमेंट एज अ इंग्लिश वर्ड को इस कंटेक्स्ट में जो पॉपुलर किया है, वो रिसेंट टाइम्स में लार्जली ओशो रजनीश। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस है, जो कि एक बार जब होनी शुरू होती है, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती तब तक एक इंसान को एनलाइटन नहीं माना जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है इसकी। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल, या तो ये पाथ है कि एक इंडिविजुअल लिबरेट हो रहा है, या फिर एक ये पाथ है कि इंडिविजुअल के साथ एंटायर प्लैनेट अपने एक हायर वर्जन में जा रहा है। तो जो इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, यानी कि या तो ये एक अर्थ है या अनेक अर्थ हैं इन स्टेजेस के, क्या इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालना चाहेंगे? एनलाइटनमेंट जो है एज अ वर्ड इज लोडेड विथ टू मेनी मीनिंग्स। इसमें बहुत सारे मीनिंग्स लोड हो जाते हैं। जी हमारी स्पीशीज की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम लोग हर चीज के लिए एग्जैक्ट वर्ड कॉइन नहीं करना चाहते। हम एक ही वर्ड को बहुत सारी चीजों पे यूज करना चाहते हैं, और उस आलस की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी सो यही चीज कई शब्दों के साथ है, जैसे लव, सोशलिज्म, गॉड, ट्रुथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि इट मीन्स एवरीथिंग टू एवरीबडी एंड नोबडी नोज व्हाट इट मीन्स। वेरी ट्रू। सो इस तरह के जो शब्द हो जाते हैं कि हर आदमी एक अर्थ देके उसको प्रयोग करता है। तो एनलाइटनमेंट का भी ऐसा होगा, इट इज नो लॉन्गर अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर समथिंग स्पेसिफिक। ये एक ऐसा शब्द बन गया है जो बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक कैटेगरी वर्ड बन गया है एनलाइटनमेंट। सो लेट अस लुक एट कि क्या क्या अलग अलग चीजें इस शब्द के अंदर कवर हो जाती है। जी तो एक बात तो क्लियर है कि एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस के थ्रू कोई जाता है, और ये स्टेट जब स्टेबल हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इस स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइक्रो जी एक्सपीरियंसेस तो कई लोगों को होती है, लेकिन ये स्टेट स्टेबल नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो एक्सपीरियंस पहले होता है, और फिर 10 15 20 साल के बाद ये एक्सपीरियंस स्टेबल होता है।
जी सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम देखें कि ये जो स्टेट है एक बार स्टेबल हो गया है, तो उसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंसेस क्या है। कोर कैरेक्टरिस्टिक ये है एनलाइटनमेंट की कि डिजायर और फियर से आप फ्री होते हो। जी। जो ऑर्डिनरी डिजायर और फियर है, कुछ, यानी भय और इच्छाओं से मुक्ति। हाँ, इच्छाओं से, जो सामान्य जो इच्छाएं और भय होता है उससे मुक्ति होती है। निर्विचार अवस्था में जाने की क्षमता होती है, उस निर्विचार अवस्था को मेंटेन करने की क्षमता होती है, और एक आनंद की अनुभूति होती है। और जागृति की जो अवस्था है वो हाई इंटेंसिटी पे होती है। ये कॉमन जी कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरली। बट लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस आल्सो, कि अलग अलग दर्शन में और अलग अलग हम्म, एक्सपीरियंसेस में सभी को, जिनको एनलाइटन माना जाता है, उन्होंने एनलाइटनमेंट को अलग से डिफाइन किया, और वो जी डेफिनेशन उनके खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर आप ओशो रजनीश की बात को लेते हो, तो उनका एनलाइटनमेंट का जो डेफिनेशन है वो है स्टेट ऑफ नो थॉट, हाई अवेयरनेस एंड ब्लिस। जी। ये उनका कोर है, और ये तभी हो पाएगा उनके हिसाब से जब सब्सटेंशियली आप डिजायर और फियर से फ्री हो जाते हैं, तभी ये चीज हो पाएगी। सो ये ओशो रजनीश का डेफिनेशन है। कृष्णमूर्ति इसी चीज को अलग से कहते हैं चॉइसलेस सेल्फ अवेयरनेस, कि वो नो थॉट और अवेयरनेस की बात करते हैं लेकिन ब्लिस को बीच में नहीं लाते। कि जी अगर दो थॉट में स्टेबल हो जाता है आदमी, हाई अवेयरनेस रहता है, तो उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो एक चॉइसलेस सेल्फ अवेयरनेस, तो उसको कृष्णमूर्ति एनलाइटनमेंट कहते हैं। वो ब्लिस को बीच में नहीं लाते। अगर हम अ, बुद्ध की व्याख्या को देखें, तो बुद्ध डिफाइन करते हैं इट इज अ ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट निर्वाण, कि वो ऐसी स्थिति है जहां पे अ, जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस भी पूरी चली जाती है, विचार भी चले जाते हैं, डिजायर्स भी चली जाती है, और एक निहिल, एक टोटल निहिल का अनुभव होता है। अब कोई कहे कि इस अनुभव को कौन करता है, क्योंकि चेतना के बिना तो अनुभव संभव नहीं है, तो मतलब कोई तरह की अवेयरनेस तो वहां है, तो बात सही है वो। जी। बट except for that minimum awareness which experiences that all negating absolute nihil, उसके अलावा बुद्ध की डेफिनेशन में कुछ है नहीं। इट इज द ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट। दैट ऑल्सो मीन्स कि बुद्ध की डेफिनेशन में ऐसा है कि सुप्रीम कॉन्शियस के साथ मर्ज है। डज दैट मीन दैट कि नो, देयर इज नो सेपरेशन he बिटवीन? does not he does not bring in the concept of supreme consciousness. ओके, सो So इज इट नॉट द यूनियन? क्या वो एक होना नहीं है? नहीं, because that will take us to शंकराचार्य। ओके। वो जो कंसेप्ट है कि आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो, उसका ब्रह्म कहो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहो, गॉड कहो, और उसके साथ जो एक हो जाते हो, वो शंकराचार्य की कंसेप्चुअलाइजेशन में है और बुद्ध में नहीं। बुद्ध में जी इट एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट निर्वाण। तो बुद्ध जो है वो वहां पे एक निहिलिस्टिक एक्सपीरियंस है ऑफ ऑल निगेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट। except that experiencing entity, nothing else remains. But the experiencing entity does not experience a shining awareness at a very high intensity. So that is a unique experience of enlightenment according to Buddha. अगर हम इसी में से महावीर में मूव करें, जो क्लोजेस्ट है जी बुद्धा और कंटेम्पररी भी है, हिस्टोरिकल,
तो उनका जो कंसेप्चुअलाइजेशन है कैवल्य का, दैट इज very high and pure awareness, very high intensity and purity of awareness. वो ब्लिस को बीच में नहीं लाते, ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट को बीच में नहीं लाते, कोई निहिलिज्म को बीच में नहीं लाते, एक प्योर कॉन्शियसनेस की बात करते, और इनमें भी कोई ब्रह्म या सुप्रीम बीच में नहीं आता है. इट इज जस्ट अ प्योर अवेयरनेस. देयर आर नो थॉट्स, देयर आर नो अफेक्ट्स. वो आनंद की बात भी नहीं करते, खाली प्योर अवेयरनेस होता है. ऑल निगेटिव एब्सोल्यूट भी नहीं है, एक खाली प्योर अवेयरनेस. लेकिन वो प्योर अवेयरनेस हाई इंटेंसिटी पे है और एक लुमिनस है, सेल्फ अवेयरनेस. जी. सो दिस इज द जैन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ कैवल्य, व्हिच इज द इक्विवेलेंट ऑफ एनलाइटनमेंट. और फिर हम शंकराचार्य की तरफ आते हैं, तो वहां पे सेल्फ और ब्रह्म दो कैटेगरीज शुरू हो जाती है. और सेल्फ का जो मर्जर है, विच इज एन ओशियानिक एक्सपीरियंस, साइकोएनालिसिस की भाषा में कहें तो ये जो अर्ली लाइफ का ओशियानिक एक्सपीरियंस होता है, उसी का स्पिरिचुअल फॉर्म है, कि वो नहीं है. चाइल्डहुड का ओशियानिक एक्सपीरियंस वो सेंट का ओशियानिक एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है, पर दोनों ओशियानिक है, उसकी कॉमन चीज. जी. एक प्री ईगो है, दूसरा पोस्ट ईगो है. दोनों रेडिकली डिफरेंट है, और पूरी ईगो की लाइफ इंडिविजुअल की लाइफ. लेकिन शंकराचार्य की कंसेप्चुअलाइजेशन में जो एक्सपीरियंस है एनलाइटनमेंट का, वो वननेस का एक्सपीरियंस है विद एग्जिस्टेंस. जी. देयर इज एन वननेस विद एवरीथिंग. जैसे अभी तक हमने जो देखे उसमें ये बात नहीं थी, एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल एंड द ब्रह्म, एंड द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस इन सम वे stations itself as one with something which is called the cosmic consciousness or Brahma. और ये जो यूनियन है, that gives rise to an oceanic experience of oneness with existence, which he calls as enlightenment. All right. So aham brahmasmi, somewhat like that. So वहाँ पे दोनों है, अहम भी है और ब्रह्म भी है, और वहाँ पे मर्जर है, फ्यूजन, मर्जर, वननेस, ओशियानिक एक्सपीरियंस. और यहाँ पे सोल है, ब्रह्म है, और तीसरी कोई एंटिटी नहीं. और एक बार मर्जर हो जाए तो उसके बाद दूसरे कोई पावर्स की या अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है. Although if you look at Shankaracharya's own life, he was not on the liberation track, although the theory goes on the liberation track. Okay. So he went all around India, transforming India into a kind of situation he wanted to transform. So उनका जो लाइफ था वो तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक वाला था, लेकिन उनकी थियरी जो है वो ऐसा लगता है कि लिबरेशन ट्रैक वाली, कि एक बार आप ब्रह्म में एक हो गए तो फिर वो बात खत्म हो गई. लेकिन जो उनका काम था वो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रैक वाला था, कि ही वाज ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड इनटू अ बेटर प्लेस द वे ही फेल्ट इट वुड गो बेटर. और यहाँ पे जो कंसेप्चुअलाइजेशन है गॉड का, दैट इज जस्ट द ब्रह्म. And then we come to Sri Aurobindo's conceptualization, which is very different. So what he says is कि जो जिसको आप enlightenment कहते हो, कि no thought, no affect, freedom from desire and fear, high awareness and bliss, ये state अगर stable हो जाता है तो that is only a beginning. This is not the end. So वहां पे एनलाइटनमेंट के बदले इस एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंट स्टेशन ऑन द पाथ माना जाता है. इसलिए श्री अरविंदो एनलाइटनमेंट इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, one of the initial stages towards enlightenment. So what he says is कि this is a very important station
on the path. But this is definitely not the end. And वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं जी इस कंटेक्स्ट में. तो स्टेप 1 होता है, this state what we usually call as enlightenment is actually step 1 in his yoga. स्टेप 2, सो पहला स्टेट है कि जिसको हम ओशो रजनीश या कृष्णमूर्ति और ये सब जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं उसको रियलाइज करना, स्टेप 1. स्टेप 2 है साइकिक का एक्सपीरियंस. साइकिक मतलब एक एंटिटी है हमारे हार्ट के बिल्कुल सेंटर में, जी श्री अरविंदो की भाषा में जीवात्मा. तो वो साइकिक, द सोल विच इज इवॉल्विंग, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, दैट इज स्टेप 2. स्टेप 3 है माइंड के ऊपर के जो लेवल्स हैं उसमें असेंड करना और उन चीजों को बहुत ही डिस्टिंक्टली एक्सपीरियंस करना. सो श्री अरविंदो लेज आउट स्टेट्स ऑफ माइंड अबव द माइंड. सो ही कॉल्स देम बाय हायर माइंड, इल्यूम्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड एंड सुपर माइंड. तो पहला एक थर्ड स्टेप है उनका एक्सपीरियंस करना, उनके पावर्स को देखना, ऑपरेट करना सीखना, वहां स्टेबल हो जाना. और चौथा है उन चीजों को नीचे लेके आना और फिजिकल हमारे एवरीडे कॉन्शियसनेस में स्टेबल कर देना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुपर माइंड का नीचे आना, जी जो फंडामेंटल अर्थ की कंडीशन और ह्यूमन सिस्टम की कंडीशन को ऑल्टर कर देगा. अकॉर्डिंग टू हिम इट्स द नेक्स्ट स्टेट इन इवोल्यूशन. ओके So according to him, all these things then get into this idea of enlightenment. What he calls the spiritual journey is actually all of this put together. And obviously he is on the transformation path, because he is not talking about liberation and ejecting out of the historical process, but participating and contributing to the historical process and accepting the significance of the temporal. So ये पूरे जो है वो एनलाइटनमेंट के बहुत सारे अलग अलग मतलब हैं और ये यूनिक ईस्टर्न कंसेप्ट है. बिकॉज वेस्ट के जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनमें गोल एनलाइटनमेंट का नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे, उसमें गोल खाली एक गुड मॉरल कंडक्ट का है और फाइनली एक जजमेंट डे है. सो राइट. इस तरह से ये सो जब हम इतनी सारी परिभाषाएं देखते हैं और ये देखते हैं कि इतने सारे आपने डिफरेंट प्रोसेसेस बताए हैं, डेफिनेशंस बताए हैं, दैट मीन्स इसको बहुत अलग तरीकों से एक्सप्लोर किया गया है, प्राप्त किया गया है. दे हैव अचीव्ड इन अ डिफरेंट वे. डिफरेंट पर्सनालिटीज, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है यूनिक. राइट. और आपने जैसे बताया सारी डेफिनेशन सुनने में इतनी कन्विंसिंग लगती हैं. एंड तो जब ये पर्पस की बात पर आता है कि अगर एक इंसान की एनलाइटनमेंट अगर पर्पस है, जैसे वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन, तो क्या एनलाइटनमेंट तक पहुंचा जा सकता है? तो कैसे पहुंचा जा सकता है? और अगर इसको लेकर इतनी सारी डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेटली इतने सारे विवाद भी होंगे, कंट्रोवर्सीज भी होंगी. राइट. तो उनका क्या और वो क्यों है जब द पर्पस इज सेम? सो क्योंकि गोल स्टेट अलग है, क्योंकि डेफिनेशंस अलग है, और डेफिनेशंस जी. अलग है क्योंकि जिन लोगों को रेयर एक्सपीरियंसेस हुए सबको एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जी सबको अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए. सो दे वर ऑल ट्रू टू देमसेल्व्स. किसी ने झूठ नहीं बोला है, किसी ने मिसलीड नहीं किया है. उनको जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने कहा. इन द नेचर ऑफ थिंग्स हुआ ऐसा कि सबको एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ. जब क्योंकि सबको एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग हुए पर कुछ कॉमन चीजें हुई. जैसे सभी लोग नो थॉट की कंडीशन में ऑन डिमांड जाने के सक्षम हो गए. सभी लोग डिजायर और फियर से सब्सटेंशियली फ्री हो गए. सभी लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई.
जी सभी लोग ज्यादा आनंद में जीने लगे, सभी लोगों के अंदर एक मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एक ऑर्डिनरी सेल्फिश एग्जिस्टेंस की जगह पर एक सेल्फलेस एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। और सभी लोगों को मन के बारे में और ह्यूमन सिस्टम के बारे में और कुछ नेचर के बारे में, नेचर का जो मिस्टिकल एस्पेक्ट है उस बारे में ऐसी इंसाइट्स आई कि जो बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स थी और बहुत इंप्रेसिव इंसाइट्स थी। और सभी के प्रेजेंस में लोगों को अच्छा लगने लगा और सभी को फॉलो करना और अपना आदर्श बनाना, ये लोगों के अंदर सहज भावना आई। ये सब चीजें कॉमन थी। लेकिन क्योंकि गोल स्टेट सबके अलग अलग थे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे, तो गोल स्टेट पे पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग थे। और यहाँ पे सब झगड़े हैं। जी जो कॉमनलिटी है वहां लोग देखते नहीं है, डिफरेंसेस की तरफ देखते हैं। और हर आदमी ये कहता है कि जो मेरा स्टेट है वो फाइनल है और दूसरों का जो स्टेट है वो सेकंड बेस्ट है, कि अभी वो फाइनल तक पहुंचे नहीं। वो लोग नियर एनलाइटनमेंट है पर एनलाइटन हुए नहीं। लेकिन ये प्लूरलिज्म कि हो सकता है जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं वही अलग अलग स्टेट हो, और जरूरी हम्म नहीं कि हर इंसान का पाथ एक ही हो, कि हो सकता है सोल अलग अलग एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंसेस लेके इवोल्यूशन से निकल पा रहा हो। तो ये जो प्लूरलिज्म है कि जरूरी नहीं है कि हर सोल एक ही एक्सपीरियंस करके मुक्ति पाए, हो सकता है अलग अलग रास्ते भी हो मुक्ति के, एंड ऑल द स्टेट्स आर वैलिड। क्योंकि ये प्लूरलिज्म नहीं है, इसलिए बेटर और वर्स की बात आ जाती है कि हु इज बेटर। जी Instead of treating them as equal from a pluralistic standpoint, once we get into a one truth situation, कि इन सब में से सच एक ही है और बाकी सब गलत है, तो फिर हर आदमी यही कहेगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सच है और बाकी सब जो है वो नियर टू इट है, बट एग्जैक्टली वहां पहुंचे नहीं। सो जी जो है ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसकी वजह से झगड़े हैं। बिकॉज गोल स्टेट अगर अलग है या पार्शियली भी अलग है तो उसकी वजह से पाथ भी काफी अलग होगा, पार्शियली तो अलग होगा ही होगा। जी बिकॉज सारी प्रैक्टिसेस उस पर बेस्ड होगी कि इफ यू आर लुकिंग एट ओनली द स्टेट ऑफ नो थॉट एंड ब्लिस, तो उसकी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अलग होगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर ओशियनिक एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विद द यूनिवर्स, उसकी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अलग होगी। इफ यू आर लुकिंग एट जस्ट प्योर अवेयरनेस विदाउट ब्लिस, उसकी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अलग होगी। सो गोल स्टेट के हिसाब से जो पूरा स्पिरिचुअल पाथ है वो अलग होगा। उसकी वजह से ऑन द पाथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग होंगे। ऑन द पाथ जो मिस्टिकल ओपनिंग्स होती हैं, मिस्टिकल पावर्स होते हैं, वो अलग होंगे। ओवरलैप डेफिनेटली होगा, बट जी डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस जो है वो फिर डिस्प्यूट और क्वारल के ओकेजन्स बन जाते हैं। सो ये एक लैक ऑफ प्लूरलिज्म का प्रॉब्लम है जो फॉर्चुनेटली यहाँ पे इंडिया में इट हैज नेवर टेकन अ वेरी अगली फॉर्म, बट at the level of personal preference and personal evaluation, pluralism is not as much as it should be. तो वो आप हमारे यहाँ भी देख सकते हो कि अलग अलग दर्शन को फॉलो करने वाले ऑफन दूसरों दूसरों के दर्शन को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दिस कम्स राइट फ्रॉम द टॉप। जी सो ये एक आई वुड से इट्स अ सेमी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वेयर वी होप टू मूव इनटू जो एंशियंट टाइम्स में हमारे यहाँ पे प्योर प्लूरलिज्म था, जो वैदिक एज में, जी that we hope gets re-established, because people spend a lot of times in these quarrels rather than investing that time in their own process. uh, Zoom says 3 minutes, so
I think we'll have to continue in the next part of this thing after 10 minutes. Will it be fine? Yes.